बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। अपोजिशन जमातों ने आज बाकायदा अपने इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है, लेकिन इन अपोजिशन जमातों को किसने मुत्तहिद किया है? क्या इनको किसी सज़ा के खौफ ने मुत्तहिद किया है या इनको इमरान खान साहब ने मुत्तहिद कर दिया है? ये बहुत अहम सवाल है। और इसके अलावा ये भी सवाल बहुत अहम है कि अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद कितनी देर कायम रहेगा, क्योंकि ये जमातें पहले भी कई दफ़ा इकट्ठी हुई, एक छत के नीचे इन्होंने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी की, इजलास भी किए, लेकिन फिर ये मुंतशिर हो गई। तो ये इत्तेहाद कितना अरसा कायम रहेगा? और जो फौजी अदालतों का मामला है, इस पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक राय रखते हैं या नहीं, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा है कि ये अपोजिशन जमातें जो हैं ये असम्बली के इजलास से वाकआउट करती हैं और जो अवाम का पैसा है ज़ाया करती हैं। इस सिलसिले में उन्होंने एक ट्वीट भी की है और ट्वीट के ज़रिए उन्होंने ये बात की, लेकिन वो आज कौमी असम्बली के इजलास में नहीं आए और इजलास में ना आके उन्होंने इजलास से वाकआउट करने और इजलास से जो गैर हाज़िरी है इसका शिकवा किया। तो इससे पहले कि मैं आज के अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊँ, तो मैं कुछ अरकान कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक ज़्यादातर का ताल्लुक अपोजिशन से है, उनसे आज हमने ये सवाल किया कि ये जो इमरान खान साहब ने शिकवा किया है कि आप लोग जो पब्लिक एक्सचेकर है उसको ज़ाया करते हैं, असम्बली के इजलास पे इतने पैसे खर्च होते हैं तो आप वाकआउट करके चले जाते हैं, तो इसका आप क्या जवाब देंगे? तो अरकान पार्लियामेंट ने क्या कहा, ज़रा सुने। जब ये अपोजिशन के अंदर थे तब भी ये सबसे ज़्यादा गैर हाजिर रुकन असम्बली थे, और अब ये जब वज़ीर आज़म बने हैं तो सबसे ज़्यादा गैर हाजिर वज़ीर आज़म हैं। तो ये हमें पार्लियामेंट की अहमियत पे लेक्चर देने की पोजीशन नहीं रखते। इमरान खान सही बोल रहे हैं, पार्लियामेंट को तोड़ देना चाहिए। पार्लियामेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, खामखा पैसे ज़ाया कर रहे हैं और पार्लियामेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। इमरान खान वज़ीर आज़म रहे बात काफ़ी। सबसे पहले तो उनको ख़ुद इस पार्लियामेंट में मौजूद होना चाहिए। कितना अरसा हो गया है कि वो इस पार्लियामेंट में नहीं आए। खान साहब रोज़ाना बेचारे यहाँ आकर बैठ जाते हैं और हम लोग जो है वो यहाँ नहीं आते या हम लोग सीरियस नहीं हैं। खान साहब खुद कितनी बार आए हैं असेंबली, ये आवाम के टैक्सों पे जो चल रही है इसमें आए कितनी बार हैं ये आप देखें। खुद तो मौसूफ 6 महीने से इस पार्लियामेंट में आए नहीं हैं और तमाम टीए डीए जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो ले रहे हैं और माजी में भी लेते रहे हैं जब पार्लियामेंट को गालियाँ देते। मैं ये कहूँगी, उनको पैगाम दूंगी कि हाउस को ना चलने देने में अपोजिशन का किरदार नहीं बल्कि उनकी अपनी हुकूमत का किरदार। और मेरे ख्याल में ये खान साहब ने उनको टारगेट दिया हुआ है चंद अपने वज़ीरों को कि आप जाएं और डाइवर्ट करें अपोजिशन की भी तवज्जो और आवाम की भी तवज्जो, ताकि वो जो असल मसाइल हैं जिनको हल करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं वो हल ना हो। हम जब अपोजिशन में थे तो हमें पार्लियामेंट के तकद्दुस के ऊपर सुबह शाम भाषण मिलते थे इन्हीं लोगों से जो आज पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे, माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये गैर जिम्मेदारी का सबूत है। ये किस किस्म का प्राइम मिनिस्टर है? ये डेमोक्रेटिक अदारों से इलेक्ट होकर आए, कहीं और से इलेक्ट होकर आए? क्योंकि जो डेमोक्रेटिक अदारों से इलेक्ट होकर प्राइम मिनिस्टर आए वो पार्लियामेंट की एहतराम करता है, वो पार्लियामेंट में आके पार्लियामेंट में बैठता है ताकि उसके मिनिस्टर्स भी बैठें। हमें याद है हमारे दौर में एज फॉरेन मिनिस्टर, एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, आपकी जरूरत नहीं हो सकती थी कि आप पार्लियामेंट में ना आते क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद बैठा होता था। तो अब मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराऊँगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद अली हैदर ज़ैदी साहब, वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अभी एक ट्वीट भी करके आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि ये MRD जो है ये अब MRC बनने वाली है। पूछेंगे आपसे ये MRC क्या है। और जनाब राना सनाउल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और कराची में मौजूद हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, बशीर इत्तलात सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। सबसे पहले मैं आपकी ट्वीट के बारे में बाद में बात करता हूं। अली ज़ैदी साहब, ये बताएं कि ये जो अपोजिशन आज इकट्ठी हो गई है तो इसका क्रेडिट तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही को जाता है, उन्होंने ही इसको मुत्तहिद किया, वरना ये तो मुत्तहिद होने के लिए तैयार नहीं थे, एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। डाइवर्ट कर दें थोड़ा, ऐसे करके वो याद है हॉकी खेलते सलीमुल्लाह से कलीमुल्ला, तो मैं जरा सवाल पूछ लेता हूँ इधर से डाइवर्ट करके। मेरे कलीमुल्ला इस वक्त आप नहीं, मैं हसन सरदार हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, मैं हसन सरदार हूँ। मैं सब सवाल का जवाब पूछने तो दें, मेरे सिर्फ ये पूछना है कि राना सनाउल्लाह साहब मेंबर है नेशनल असम्बली के, तो इनको ये पता होगा और ये जवाब देने के बिल्कुल इनको चाहिए जवाब दें कि आज का जरदारी करप्ट नहीं है, क्योंकि कल का जरदारी को तो ये खींच रहे थे, पेट फाड़ रहे थे, पता नहीं क्या नहीं कर रहे थे, साथी होते थे ये। आज जरदारी साहब वहाँ गए हैं और साथ मिल के MRC बना रहे हैं। ये ठीक, ये अब MRC क्या है?
वो MRD क्या थी? मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये नहीं है MRC, मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ करप्शन। ये क्या है ये तमाशा? अच्छा, ये सारे इल्जाम एक दूसरे पे आपस में उन्होंने लगाए हुए। हमने क्या किया है? हम तो कह रहे हैं हम हाथ उठा लेंगे, जो इदारे अपना काम करें। चले, अगर हमने तो नहीं बनाया। चले जवाब ले लेते तो हैं। ये इदारे काम कर रहे हैं तो उनको बुरा लग रहा है। राणा साहब सवाल सुन लेना नहीं, पहले। मैंने सवाल सुन लिया उनका। अच्छा, तो अगर जैदी साहब जो है वो जिस तरह से उन्होंने कहा कि जी मैंने इस तरह स्लिप में जो है वो क्वेश्चन को कर दिया है, तो जरा ये बता दें कि इन्होंने वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है उसको इन्होंने किस तरह से अपना इत्तेहादी बना लिया और उसको पंजाब का जो है वो कौन है डाकू सबसे बड़ा पंजाब का इमरान स्पीकर खान ने बनाया कहा हुआ है। था। इन्होंने वो चीदा टल्ली जिसको ये चपड़ासी नहीं रखना, उनके सुपुर्द उन्होंने कैसे रेलवे कर दिया है। इन दो का आप जवाब दे दें तो बाकी वैसे अच्छा, पीछे लाइन है पूरी। मैं इन दो का जवाब दे दूंगा, आप जरदारी का जवाब देंगे? तो मैं बिल्कुल दूंगा। आप देना, आप दें। उसका। किसका देना? पहले डाकू किसको कह रहे हैं तो बता दें जरा। भाई डाकू मैं नहीं कर जिसको ये भी कहा इमरान खान साहब कह रहे थे कि पंजाब सा सबसे बड़ा डाकू कौन? परवेज अलाई। अच्छा, ये कहा था उन्होंने कभी? बिल्कुल, ये इनको कब कहा सुनवा था? दें, इनको सुनवा दें जी। एक सेकंड में भी जवाब। ओहो, सुनवाने की जरूरत नहीं है। कब कहा था जरा याद दिलाए ना। ये उन्होंने कहा था जब परवेज लाई साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा, उसके बाद किसकी हुकूमत आई? उसके बाद पीपल्स पार्टी की। अच्छा, उसके बाद किसकी हुकूमत आई? नून लीग की। तो परवेज इलाही साहब को कितनी दफा उन्होंने क्या किया? नहीं, वो तो इमरान नहीं, खान हमने ने तो कहा कुछ था। नहीं ओहो, हम तो अभी एक बात करें, अगर परवेज इलाही या अली जैदी या कोई भी हो, उसके ऊपर केसेस खुलने चाहिए, इररिस्पेक्टिव है। ये आप पहले तो खुला हुआ है, परवेज लाई साहब पे नैब तो कर रही है करेंगे इंक्वायरी। जब कार्रवाई होगी जिसकी तो फिर जो जरदारी साहब के भी खोले। नहीं, अच्छा, लेकिन राणा तो साहब हमारे ने आपको कब कहा? तो JIT बन गई है। हमने आपको कब कहा है कि आप जरदारी साहब के ऊपर केस ना खोले? खोले। अच्छा राणा साहब, मैं सवाल मेरा इसका ये है। मतलब है आप एक्सेप्ट करेंगे जरदारी क्या साहब करप्ट हैं? क्या कि जरदारी साहब करप्ट हैं? भाई बात ये है कि ये अपना जो नहीं, साबित आप अदालतें एक्सेप्ट करेंगी मैं करूंगा। अच्छा, नहीं, पहले आप कहते थे ना करप्ट। क्या? मैं तो कह रहा हूँ ना कि केस तो अगर फिर नहीं तो फिर आप जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे ओहो, उसको आपने स्पीकर बना दिया। मैं तो अभी भी उसके कह रहा हूं बेटे कि को अगर MNA केस- बना दिया है। नहीं, आप उसको आप जरदारी मिनिस्टर साहब बनाने को जा रहे हैं जवाब दें आप। कि जरदारी वो साहब जो आपकी वो नज़र जो में- जिसको आप चपड़ासी नहीं रखना चाहते थे तो राणा साहब, वो सीधे टली मैंने को आपने बिल्कुल एक पूरा ठीक रेलवे बात पकड़ा बोली दिया है। कि जिसके अच्छा, पास केस हो, नैब के कुछ भी हो, खुलने चाहिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, आप मैं भी पहले पूछ कहते लूं थे राणा जरदारी साहब, करप्ट है, राणा साहब जो भी है, अब MRC का मतलब पता चल गया। आज ब्रेकिंग न्यूज़ आज जो अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद हुआ तो यकीनन उसमें माजी करीब में जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब के बारे में बहुत कुछ कहा, नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के बारे में बहुत कुछ हुआ। तो क्या आपस में कोई सॉरी सूरी भी किसी ने कहा है? नहीं, देखें इसमें इसमें जो सवाल जैदी साहब ने मुझे किया, मैंने जब इनको लौटाया तो इनको भी कोई उसका जवाब मैं तो इनके दे पास दिया भी नहीं जवाब। है। इनके पास भी कोई जवाब नहीं है। देखिए बात ये है कि ये अवाम का फैसला है। इस हाउस में ठीक है, वो इलेक्शन जो है उसमें जो कुछ भी होता रहा है, जो कुछ भी होता है, उसके बावजूद जो है वो लोग वोट कास्ट करते हैं और उसके बाद जो है वो एक जो है वो असम्बली, एक पार्लियामेंट वजूद में आती है। ये अवाम का फैसला है कि यहाँ पे लोग, एक को इक़्तिदार मिल गया, वो इक़्तिदार में चले गए, दूसरी तरफ अपोजिशन बैठी है। अब जिन लोगों को अपोजिशन का रोल मिला है, ये उनकी पार्लिमानी और जमहूरी ज़िम्मेदारी है कि अपोजिशन में बैठ के वो उन इश्यूज़ के ऊपर, जिन इश्यूज़ के ऊपर उनको इकट्ठे होकर बात करनी चाहिए, इकट्ठे होकर बात करें। अगर कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं कि जिनके ऊपर वो आपस में उनकी अपनी पार्टी जो है वो वजह से वो किसी के ऊपर वो अपना स्टांस नहीं चेंज कर सकते, वो ना करें। ठीक है। अब देखें, अब पार्लियामेंट में हम बैठे हैं और उस पार्लियामेंट में जब ये चीज़ें सामने आ रही हैं, जो इनकी नहरीर सामने आ रही है, जिस तरह से इन्होंने इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है, जिस तरह से 15 अरब रुपया रोज़ाना ये कर्जा ले रहे हैं और पिछले 10 साल में हर हुकूमत ने जितना कर्जा साल में लिया है उन्होंने 5 माह में ले लिया है। चलें, उस तो पे- इन इश्यूज के ऊपर हमें इकट्ठा होना चाहिए। ठीक है, अब इकट्ठे होकर हमें बात करनी चाहिए। मुर्जा वहाब साहब ये बताएं कि आज वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब सिंध में आए थे और उन्होंने ये इशारा दिया है कि सिंध हुकूमत को गिराएंगे भी, वहाँ पे पीपल्स पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाएंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी सिंध में काफ़ी दबाव में है, जिसकी वजह से आज इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सब एक छत के नीचे इकट्ठे हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हामिद साहब, मैं पहले थोड़ा सा ऐड कर दूं जो पहले गुफ्तगू हो रही थी जी। यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, चौधरी परवेज़ इलाही की और शेख रशीद साहब की। एक और तीसरा फैक्टर भी इसमें ऐड कर दें कि कराची की सियासत में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बारे में इमरान खान साहब के क्या व्यूज़ थे। और मैं समझता हूँ अली जैदी साहब ने खुद कराची शहर से 3 बार इलेक्शन लड़ा और बार बार मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने खुद एक्सप्रेस किया वो सबके सामने है। लेकिन इन्होंने फिर यू टर्न लिया अपनी हुकूमत कायम करने के लिए, उसी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को अपने साथ बिठाया। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा तहरीक इंसाफ के दोस्तों को देख लेना चाहिए कि अगर प्रिंसिपल ये तजवीज़ करते हैं ऑपोजिशन जमातों के लिए, फिर उसी प्रिंसिपल को इनको खुद भी प्रैक्टिस करना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि इनके लिए उसूल कुछ और है, हमारे लिए कुछ और उसूल है। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि हमें इमरान खान साहब ने मुत्तहद किया है, बट इमरान खान साहब की किस चीज़ ने किया, वो उनकी गलत नाकाम पॉलिसीज़। जिस तरीके से पिछले 5 माह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी की है, हमारी मईशत का बुरा हाल किया है, जिस तरीके से आज बेरोज़गारी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हर चीज़ में आप देखें कि पाकिस्तान की गरीब आवाम को मुश्किलात का सामना है। यहाँ तक कि दवाइयों तक में इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की, गैस का हुसूल, पानी का हुसूल, बिजली के मसाइल तो सबके सामने है। तो मैं समझता हूँ इतनी इनकॉम्पिटेंट नालायक पॉलिसीज़ के बाद मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन जमातों की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो यकजा होके, यक आवाज़ होके इस गलत नाकाम निकम्मी हुकूमत के ख़िलाफ़ क्रिटिसाइज़ करें। और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल को फुलफ़िल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ों से इनको सबक सीखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो इनकी गलत पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। जहाँ तक बात फवाद चौधरी साहब की है, जो कराची में आके वो बयान बाजी करते हैं, मैं समझता हूँ जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को कोई इशू नहीं है, हमारी कोई मखलूत गवर्नमेंट नहीं है, हमारी अपनी पीपल्स पार्टी के अपने MPs के ऊपर मबनी हुकूमत है। सिंध में गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको 85 अराकीन की ज़रूरत है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 99 अराकीन है। तहरीक इंसाफ के पास 30 MPs हैं। मुझे नहीं समझ आता कि वो पार्टी जो रूल ऑफ लॉ की बात करती थी, वो पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती थी, वो कैसे फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की बात कर रही है, वो कैसे ऐसी बात कर रही है जो कि आइन से मुतसादिम है। क्योंकि आपको याद होगा कि आइन का आर्टिकल 63A इस बात की ममानियत करता है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। तो वो जो चैंपियन थे हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी के और रूल ऑफ लॉ के, वो आज कैसे इस तरह की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूं कि फवाद चौधरी साहब का एक ही एजेंडा है कि चूंकि ये गवर्नमेंट नाअहल है, ये गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी हैं, तो आवाम की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए बार बार इस इशू के ऊपर वो आते हैं। एक्चुअल कोई और इशू नहीं है। मैं समझता हूं PTI के जो अपने 30 अराकीन सिंध में है, वो खुद इनकी लीडरशिप से नाला हैं, वो नाराज हैं और वो बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अप्रोच करते हैं। बट चूंकि हम रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, हम आइन में बिलीव करते हैं, हम उन लोगों को एंटरटेन नहीं करते। अली जैदी साहब से MQM के बारे में, क्योंकि मैं जवाब दूंगा पर्सनल प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं अली जैदी साहब, आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के सिंध के MP आपके कांटेक्ट में है, पीपल्स पार्टी कहती है आपके MPs उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ये 63A जब तक मौजूद है तो फॉरवर्ड ब्लॉक तो बन ही नहीं सकता। तो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा ना, को हमें एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि मुराद अली शाह साहब पहले कहते थे नवाज शरीफ का नाम GIT में आ गया, फला फला हो गया तो इस्तीफा दें, यही इनका स्टैंड था। अब इनका स्टैंड बदल गया, इन्होंने राउंड अबाउट वाला नहीं, वो तो राउंड अबाउट टर्न लिया। ये कमाल है, मुर्तज़ा वहाब ने तो परवेज़ इलाही को अपना डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया था। कातिल लीग बोलते थे खड़े हो गए, कातिल लीग हमने उनको उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बना दिया, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया कोalition के साथ, उससे मतलब खुद इतना बड़ा होता। सो खैर ये छोड़ें, जहाँ तक इन्होंने बात की MQM की। ज़ैदी साहब हम तो गलत थे, आप लोग फरिश्ते हैं। पूरी बात आपने मुर्तज़ा की, मैंने एक मेरी सांस की आवाज़ भी आपको नहीं आई ना। आप लोग तो बड़े नेक लोग हैं। मुर्तज़ा साहब जरा उनको बात कर लेने दें, वो आपकी बात में नहीं बोले। जी मैं बोलूंगा भी नहीं सर। ये जी बात ये है कि मैं आज आपको कह रहा हूँ कि MQM में जैसे बाबर गौरी था, वो था ना, मैं उसके अभी भी पीछे हूँ, आज अभी भी पीछे हूँ। अभी जाने वाला पूरा केस बना के कैसे कैसे क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें नजर आ रही हैं, नहीं छोड़ूंगा। जो भी MQM में है, जो भी MQM में अल्ताफ हुसैन का था, जो हो तो किसी को नहीं बचना चाहिए, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। कोई देयर इज नो सॉर्ट ऑफ, ये कभी भी नहीं कह सकते कि किसी ने कत्ल किया किसी का। मेरे पैसे अगर मैंने इनके पैसे खा लिए, आप तो नहीं माफ कर सकते। इन्होंने मेरे साथ ज्यादती कर दी मुर्तज़ा, आप तो नहीं माफ कर सकता। बात ये होती है कि जिसके साथ हुआ है उनसे माफी मांगे। तो मैं पहले दिन से खड़ा हूँ, मैं आज भी खड़ा हूँ। क्रिमिनल है, जो भी है उसको आखिर तक पहुंचाना पड़ेगा। अच्छा, एक आज का जो इजलास हुआ जी अपोजिशन का, उसमें BNP मैंगल ने भी शिरकत की और BNP मैंगल जो है उसने इमरान खान से उज़्मा का वोट दिया था। और आज ये बड़ी बहस हो रही है कि BNP मैंगल क्या वाकई अपोजिशन का हिस्सा बन गई है।
तो बीएनपी मैंगल के वो मेंबर कौमी असम्बली जो कि आज की अपोजिशन जमातों की मीटिंग में मौजूद थे, आगा हसन बलोच साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम मीर साहब। आगा साहब, क्या हम ये कहने में हक बजानिब हैं कि आज के बाद बीएनपी मैंगल अपोजिशन इत्तेहाद का बाकायदा हिस्सा बन गई है? जी आमिर साहब, इन्होंने जो अपोजिशन जमातें थी, इन्होंने सरदार साहब को मदऊ किया था आज के इजलास में। सरदार साहब यहाँ पे मौजूद नहीं थे, कराची में मौजूद है सरदार साहब, वहाँ पे पार्टी का कल मरकजी कमेटी का। तो इस हवाले से मैं वहाँ पे गया, आलिया शुरूती भी हमारे MNA, हम दोनों गए वहाँ पे। तो इस हवाले से बातचीत की है। हम चूंकि अभी आजाद बेंचों पे बैठे हैं, इससे पहले भी हमने कहा था अगर जो भी अच्छे इकदाम किए जाएंगे हुकूमत की तरफ से, हम उनका हिमायत का ऐलान करेंगे, या जो अच्छे इकदाम अपोजिशन की जमायतें करेंगे जमहूरियत के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से या इकोनॉमी के हवाले से, हम उन्हें भी सपोर्ट करेंगे। तो अब तक सर वो फैसला नहीं होगा कि हम अपोजिशन जमातों में बैठेंगे बेंचों पे। लेकिन अभी ये है कि अब हमारी पार्टी का कल मरकजी कमेटी का इजलास है, तो जरूर ये भी ज़रा गौर आएगा कि आया 6 महीनों में 6 नुकात पे कितना इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, कितने हमारे जो नुकात है उनको हैसियत और अहमियत दी गई है, आया 20% भी काम किया गया है नहीं किया गया। तो इस हवाले से कल मरकजी कमेटी का इजलास है, तो उस पर मजीद तमाम मामला। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अभी आपने ऑपोजिशन का बाकायदा हिस्सा बनने का फैसला नहीं किया, लेकिन ये बताएं कि फौजी अदालतें जो हैं वो एक बड़ा अहम इशू है, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, इससे कबल भी जब फौजी अदालतें बनाए जा रहे थे तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी वाइड पार्टी थी कि सबसे पहले हमने कहा कि भाई मुल्क में अदालतें मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट्स मौजूद है, तमाम अदालतें मौजूद हैं, ऐसे कवानीन भी मौजूद है जो जितने भी अक्यूज है या टेररिस्ट है उनको सजा दे सके। तो मैं एज ए पॉलिटिकल, एज ए डेमोक्रेटिक पार्टी हमने इसकी मुखालफत। ठीक है, आप इसकी मुखालफत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आगा हसन। जो आज आपने इजलास के बाद एक मुश्तरका अलामिया जारी किया है, उसमें फ़ौजी अदालतों के मामले पे कोई वाज़ेह पोजीशन सामने नहीं है। देखिए जी, फ़ौजी अदालतों के मामले पे जो है वो हमारी पार्टी के अंदर जो है वो इख्तलाफी राय है। एक बड़ी मजबूत आवाज़ ये है कि फ़ौजी अदालतें जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात में, गैर मामूली दहशत गर्दी के हालात हैं जिनमें बनाई गई हैं। और अब जब हम कहते हैं, और इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं फ़ौज ने, दूसरी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ने, और हम कहते हैं कि 85% 90% हमने इसके ऊपर काबू पा लिया है, तो मीनिंग देयर बाई कि अब वो गैर मामूली हालात जो है वो नहीं रहे। तो फिर इसलिए हमें जो है वो एक जो आइनी और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है उसकी तरफ आना चाहिए। लेकिन एक राय ये भी है कि क्योंकि इन 4 सालों में उस तरह का कोई इंतज़ाम नहीं हो सका, तो लिहाजा एक मौका जो है वो देना चाहिए। और ये एक राय शहबाज शरीफ साहब की, और उसमें कुछ चीज़ें जो है ना, शहबाज शरीफ साहब ने अभी राय का कोई इजहार नहीं किया, और उसका जो है वो कोई तरीक़ाकार बनना चाहिए, कुछ साथ कंडीशंस होनी चाहिए। अब ये दोनों राय हैं, जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, डिस्कस होगा, तो उसके बाद फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब बतौर प्रेसिडेंट पार्टी और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है बतौर कायद जो है वो फिर उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। अभी तक PMLN ने इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया। अब इस पे तो मुर्जा वहाब साहब से मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि फ़ौजी अदालतों में तीसरी दफ़ा तोसी नहीं होनी चाहिए। एम आई राइट मुर्जा वहाब साहब? जी, मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी का जो लास्ट सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था उसमें इसके ऊपर गुफ्तगू शुनीद हुई थी, और अभी फ़िलहाल यही कंसेंसस नज़र आता है। बट मैं अगेन ये गुजारिश करना चाहूँगा, और अली ज़ैदी साहब यहाँ मौजूद हैं, कि फ़ौजी अदालतें इस मुल्क का हल नहीं है। हमें अपने अदालती निज़ाम को बेहतर बनाना होगा। और आप सबको याद होगा जब 2014 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी, इसीलिए आई थी, इस कंडीशन के ऊपर आई थी कि जी ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में इन अदालतों को बना तो दें, लेकिन असल रूल ऑफ लॉ के लिए हमें अपने अदालती निज़ाम को बेहतर बनाना होगा। मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ की आज गवर्नमेंट है, फेडरल सब्जेक्ट है ये, इनको कोशिश करनी चाहिए इस इशू के ऊपर कि किस तरीके से हम अपने अदालती निज़ाम को बेहतर बना सकें, कैसे हम अपने केसेस जो कि सुस्त रवि का शिकार है, कैसे उनको एक्सपीडिशियस डिस्पोजल की तरफ ले जा सकें, क्योंकि एक्चुअल रिलीफ पाकिस्तान की आवाम के लिए
तभी होगी जब उनको अदालती निज़ाम से इंसाफ मिलना शुरू होगा। अली जैदी साहब बड़ी मैनी खेज़ नज़रों से मेरी तरफ देख रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, तो उनकी मुस्कुराहट के पीछे क्या छुपा हुआ है वो मैं इनसे पूछता हूँ। अली जैदी साहब, अब हुकूमत तो ये चाहती है कि फ़ौजी अदालतों में तीसरी दफ़ा भी तोसी की जाए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अपोजिशन जमातें आपके साथ ताउन करें। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में माहौल है, इस माहौल में अपोजिशन आपके साथ ताउन करती नज़र नहीं आ रही? हमें 2-3 इशूज़ हैं। ये एक मुल्क की बेहतरी के लिए अगर समझते हैं सब कि जी हमें अभी एक्सटेंशन देना चाहिए ये मिलिट्री कोर्ट को, तो हम जाके इनसे बात कर लेंगे। इसमें हमारा और इनका तो इशू कोई नहीं है ना। मिलिट्री कोर्ट में ना ये जा रहे हैं ना हम जा रहे हैं, वो तो जा रहे हैं दहशतगर्द, और बहुत सारे अभी भी हैं। बाकी जो कोर्ट चल रहे हैं अकाउंटेबिलिटी के और बाकी FIA वगैरह, उससे तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो भी केसेस चल रहे हैं, पेंडिंग चल रहे हैं, अगर जा रहे हैं हम इनसे बात कर लेंगे तो मुल्क के लिए है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। तो बात करने में तो ये भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, हम भी हिस्सा है। बाकी ये जो इकट्ठे हुए हैं मुझे पता नहीं। और मुर्तज़ा आपकी बात तो बड़ा, वो हमेशा बड़े लेक्चर देते हैं। हम तो, मैंने आपके शो में ही बैठ के कहा था कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक और बैकवर्ड ब्लॉक नहीं, वो उनकी मर्जी है, उनके MNA। लेकिन मास्टर तो ये हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी किया था, 2 गवर्नमेंट रही थी बलोचिस्तान की। अभी की जरदारी साहब ने क्या किया था आखिर में सेनेट के इलेक्शन में, और PQ लीग की हुकूमत 2008 में किसने गिराई थी, पंजाब में क्या किया था उन्होंने। तो ये मास्टर्स हैं इनके खरीदो फरोख के, ट्रेडर्स, ये तो चैंपियंस ऑफ दिस। मतलब इनसे तो सबक लेना चाहिए अगर किसी को ये काम करना है। जरदारी इस मामले में तो सब उसको मास्टर कहते हैं। तो हम कोई किसी को फॉरवर्ड और ब्लॉक नहीं, हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि जो आप कहते थे, जो आप प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, आप ये प्रैक्टिस करते थे कि जी आप ये प्रीच करते थे कि जनाब अगर नाम आ गया JIT में इस्तीफा दे, तो अब आपका भी आ गया, बस खत्म हो गई बात। अच्छा, मैं राना साहब आपके पास आता हूँ, लेकिन पहले मुर्जा वहाब साहब जवाब दे दें। जी मुर्जा साहब जल्दी से जवाब दे दें। मैं गुजारिश सिर्फ ये कर रहा था, 2008 में पता नहीं कौन सी क्यू लीग की गवर्नमेंट थी जो पीपल्स पार्टी ने गिराई थी, और अगर अली जैदी साहब बहैसियत वफाकी वज़ीर ज़िम्मेदारी के साथ नेशनल टेलीविज़न पे ये बात कर रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूँ, मैं गुजारिश करूँगा कि इंतशार की कैफियत जो इनके वज़ीर इत्तलात ने इस वक्त सूबा सिंध में क्रिएट करने की एक कोशिश की हुई है, सुबह से बयानबाजी करके, अगर उनको थोड़ी सी ये लगाम दे सकें वफाकी काबीना, तो ज़्यादा बेहतर होगा, इस मुल्क के बेहतर मफाद में होगा। चले ठीक है। अच्छा राना साहब ये बताएं कि अगर PTI की हुकूमत आपसे रब्ता करती है। याद है सर, एक सेकंड, एक बड़ा फनी याद आया मुझे अभी बैठे बैठे, वो इमरान जरदारी भाई ट्वीट की थी। हाँ, एक जमाने में। ठीक है। मैं लोगों को जरा याद दिलाना चाहता हूं, अच्छा, भूल ना जाना इश्तिहार आता था ना, भूल ना जाना फिर पापा। तो वो पापा अब आवाम कह रही है अब ना भूलेंगे गुड़िया। आजकल लोगों को पापा तो नहीं पता, बाप का पता है उनको। नहीं, बाप को जवाब नहीं सुना। BAP अवाम का जवाब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, अवाम ने जवाब भी दिया ना, अब ना भूलेंगे। वेल सेड मीर साहब, वेल अच्छा सेड। चले। अच्छा अब राना साहब ये बताएं कि ये अगर आपसे रब्ता करते हैं कि चले ठीक है हमारे इख्तलाफात अपनी जगह पे, हम एक दूसरे को जो मर्जी कहते रहें, लेकिन ये जो फौजी अदालतें हैं इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ है, दहशतगर्दी के वाक़यात कम हुए हैं, और ये शुरू भी आप ही की हुकूमत ने किया था, तो फिर आपको इनसे बातचीत तो करनी पड़ेगी। नहीं देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि फ़ौजी अदालतें जो हैं वो जिस वक्त बनाई गई थी उस वक्त वाकई उनकी ज़रूरत थी, और ये भी उसी वक्त उसी डॉक्यूमेंट का हिस्सा था कि फ़ौजी अदालतें बनाई जा रही हैं, सिर्फ 2 साल के लिए बनाई जा, वरना उस वक्त ये तरमीम हुई थी ये फॉरएवर कर देते, इसे 6 साल के लिए कर देते, लेकिन इसको सिर्फ 2 साल के लिए किया गया। और साथ ये रखा गया कि इस दौरान हम फेसलेस कोर्ट्स बनाएंगे और विटनेस प्रोटेक्शन जो है वो प्रोग्राम जो है ना उसको लाएंगे, लेकिन वो नहीं लाया जा सका ना 2 साल में। क्यों नहीं लाया भाई? अब हमारी जो हुकूमत थी, हमारी हुकूमत जो है वो जिस मसरूफियत में रही है वो थी भी और नहीं भी थी, और वो जो है हमें कंटेनर को भी जो है वो भुगतना था, फिर उसके बाद जो है वो उस एजेंडे का भी मुकाबला करना था जिस एजेंडे का मकसद ये था, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ये भी तो एक मसला था ना कि मियां नवाज शरीफ को किस तरह से जो है वो वज़ारत उज़्मा से हटाना है, किस तरह से उसको जो है वो इलेक्शन से हरवाना है, ये भी तो एक बहुत बड़ा एक कौमी काम था ना, जिसके इलेक्शन में बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने बहुत सारा वक्त जो है वो इसके ऊपर जो है वो लगाए रखा। तो बहरहाल इस दौरान इन 2 सालों में या 4 सालों में ये नहीं हो सका। अब अगर ये होना भी है, पहली बात तो ये है कि अगर ये इस तरह से एक्सटेंशन होती रहेगी ये होगा नहीं,
इसे एक दफ़ा आप एक साइड पे करें और उसके बाद जो है वो आप फेसलेस कोर्ट्स को करें, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है वो लेके आएँ। लेकिन अगर करना भी है फॉर सम टाइम तो उसके मुताबिक उसके साथ एक प्रोग्राम होना चाहिए और उस प्रोग्राम के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन। एक प्रोग्राम क्या होना चाहिए? उसमें कुछ आप कुछ कमिटमेंट्स मांगेंगे किसी से, लेकिन पीपल्स पार्टी तो फिलहाल नहीं मानेगी ना इस पर। नहीं, देखें, पीपल्स पार्टी मैं अभी मैं कोई इस बारे में कोई बात कह नहीं सकता, लेकिन बहरहाल ये सोच अपोजिशन में आज जो है उसने काफ़ी जो है वो स्ट्रेंथन हुई है कि तमाम कौमी बुनियादी इश्यूज़ के ऊपर, ख़ास तौर पे इकॉनमी के ऊपर और ख़ास तौर पे जो दूसरे इस किस्म के नेशनल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर अपोजिशन जो है वो मुत्तफ़िका लाहे अमल अपनाएगी। जी मुर्तज़ा साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये राना साहब की बात को थोड़ा सा इंडोर्स करूं कि विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आप अपने विटनेसेस को वो प्रोटेक्शन नहीं देंगे तब तक हम अपने अदालती निज़ाम को बेहतर नहीं बना सकते। हमने लास्ट ईयर 2018 के अंदर मैंने पार्लियामेंट से एक अमेंडमेंट एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम की पास कराई थी, जो कि सेनेट से मार्च में पास हो गई थी और बाद में मई के महीने में नेशनल असेंबली ने उसको पास किया और सदर मुमलिकत ने बाद में उसको अप्रूव कर दिया था। 1 साल ऑलमोस्ट गुजर चुका है, अभी तक इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल स्टेप वफाकी हुकूमत ने नहीं उठाया। मेरी गुजारिश है अली जैदी साहब से कि उस कानून को पढ़ लीजिए। मैंने असद उमर साहब को भी इस बारे में गुजारिश की थी कि बड़ा इफेक्टिव लॉ है जो कि इस बात को प्रपोज करता है कि आपको विटनेस को अदालत में लाने की ज़रूरत नहीं होगी, उसको किसी सेफ मकाम पे आप बाय वे ऑफ वीडियो लिंक उससे टेस्टिमनी रिकॉर्ड करेंगे। उसके साथ साथ उसकी आइडेंटिटी को कभी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, वो सूडोनिम या किसी और नाम के साथ पेश किया जाएगा। इसी तरह जो आइडेंटिफिकेशन परेड होती है हमारे यहाँ, वो बड़ी एक डिफरेंट दकियानूसी स्टाइल है कि आप जो एक्चुअल टेररिस्ट है उसके सामने विटनेस को लाके खड़ा कर देते हैं। तो उसके बारे में भी मॉडर्न खतूत के ऊपर जो काम होना चाहिए वो तमाम चीज़ें हम पार्लियामान से पास करा चुके हैं। अब ओनर जो है वो वफाकी वजीर दाखिला के ऊपर है कि वफाकी हुकूमत इस इशू को इम्प्लीमेंट करना शुरू करे। मैं समझता हूँ अगर इस पर काम शुरू हो जाए तो बहुत हद तक हम अपने अदालती निज़ाम को बेहतर बना सकेंगे और अपने विटनेसेस को एक तहफ़्फ़ुज़ की एनवायरनमेंट दे सकेंगे। और इसमें मीर साहब, मैं एक बात, क्योंकि ये बात चल रही है, एक नेशनल इशू है। देखिए, मामला ये है कि नेशनल इश्यूज जो हैं, ये मिलिट्री कोर्ट का हो, ये इकनॉमिक रिवाइवल का हो, ये कर्ज़ों का हो, ये बाकी जितने भी हमारे नेशनल इश्यूज हैं, इनके ऊपर जब तक कंसेंसस नहीं होगा इनके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकती। हमारे दौर में एक कंसेंसस 2006 में हुआ था, उसको कहा गया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, तो उस पर अमल दरामद तो कोई नहीं हुआ। बहरहाल उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए था। अगर अमल दरामद नहीं अब हुआ, आप उसमें एक्सटेंशन कर रहे हैं तो उसको देखें, उसके ऊपर उसमें दूसरे लोगों को लाने और उसको जो है वो उसको दोबारा से रिविजिट करने में कोई हर्ज नहीं है। उसमें तो सिर्फ पीपल्स पार्टी और PMLN थी। देखें, ये कंसेंसस के बगैर ये मसाइल हल नहीं होंगे। अगर हमारे दौर में इन चीज़ों के ऊपर पेशरफ्त नहीं हुई तो उसकी वजह यही थी कि पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी जो है वो एक जो माहौल था और जिस किस्म का PMLN की गवर्नमेंट को सामना था, जिस किस्म की अपोजिशन का, नहीं हो सका कुछ भी। तो अब आप भी तो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर बहुत कुछ देखें, बात यह कि हमने 5 माह कोशिश की है लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी। अच्छा, अभी इन्होंने वो 2-3 बंदे रखे हुए हैं और उन्होंने हमेशा जो है ना वो रोज आके सुबह दोपहर शाम, मेरी खबर की तस्दीक और करें। इनके पास 2-3 माह ही और हैं, वरना उसके बाद फिर दोबारा ये माहौल होगा और उस माहौल के पैदा होने के बाद तहरीक में एतमाद लाएंगे आप। बहरहाल फिर सब कुछ ही होगा। अभी तो हमें यह पता चला कि आप फिलहाल पार्लियामेंट के अंदर तहरीक में एतमाद नहीं ला रहे, आप पार्लियामेंट के बाहर जॉइंट अपोजिशन के जलसे करेंगे। देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये होंगी और फिर उसके बाद जो है ये जो अब देखें ना, यानी चार्टर ऑफ इकॉनमी की ऑफर किसने की थी? लीडर ऑफ द अपोजिशन ने की थी और उसके बाद फिर उसके साथ क्या शुरू। अच्छा, अब अली ज़ैदी साहब ये बताएं कि आप कह रहे थे कि आप फौजी अदालतों के मसले पे इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन वो तो कह रहे हैं 2-3 महीने रह गए हैं, पहले मैं जरा काम खत्म है। वहाब ने जो सजेशन दी है कि अगर वो कानून पास हुआ है, मेरे पास नहीं है, मैं दरख्वास्त करूँगा भेज दें। मेरे ख्याल में जो उन्होंने बात की बिल्कुल ठीक बात, बहुत अच्छी बात, मैं भेज देता हूं आपको। ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है और अगर ये तो आई विल पर्सनली मेक श्योर कि मैं इसका एडवोकेट। दो कराची वालों ने एक दूसरे से इत्तेफाक किया। ये बात तो ठीक बात है, पूरा पाकिस्तान आपकी ये बात सुन के खुश हुआ। देखिए, ये बात तो अच्छी बात जो मुर्तज़ा ने बात की है, बहुत अच्छी बात की है कि ये हमारे दखियानुसी जो तरीके हैं, हमको वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग फॉरवर्ड। हम ये विटनेस प्रोटेक्शन के साथ जिस तरह वो
आइडेंटिफिकेशन होती है, वो ये बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए पाकिस्तान में। और अगर ये कानून पास हुआ हुआ इसको इन्फोर्स करेंगे। मैं खुद जाके शरिया राफिजी साहब से, मैं पीएम साहब से भी बात करूंगा कि जी ये बड़ा अच्छा कानून है, लेट्स इन्फोर्स इट। हम बल्कि कराची कॉकस में तो हम 14, 15, 16 MNA हम जाके खुद इसको करेंगे कि होना चाहिए। जहाँ तक आपने इनकी बात की 2-3 महीने जो इनकी राय है सर, ये जलसे करें, जो मर्जी करें, मतलब ये तो जमहूरी अमल है, ये करें, हमें कोई रोकेगा नहीं। तो आज आपको थोड़ा सा कोई परेशानी नहीं हुई है कि BNP मैंगल के 4 MNAs हैं और वो इनकी पार्टी की मीटिंग में चले गए हैं, ज्वाइंट पार्टी? वो उनका बिल्कुल हक बनता है, पूरी तौर पे उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। हम भी उनको बुलाएंगे 176 वोटों से जो है नहीं, अगर हमारी जब मीटिंग होगी हम उनको जरूर दावत इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने हमें वोट दिया। तो अगर उनको माइनस करें तो उनको तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं, उनको हम जरूर अपने पास बुलाएंगे जब आप ले आए तरीके। आप अगर लाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि ले आए भाई, अगर ये समझते हैं इनके पास तो ले आए, इसमें क्या है भाई, ये तो जमहूरी अमल है। देखे ना, ये तो है ना कि आप कह रहे हैं कि ये नहीं रहेंगे, वो कह रहे हैं अच्छा लेके आओ तरीके में, तो आप चुप हो गए। अगर आ जाएगी, देख लेंगे, वो भी जमहूरी अमल है। लेकिन लगता है कि ऑपोजिशन मुत्तहिद तो हो गया, लेकिन इमरान खान को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। नहीं, इसमें जो है ये फिलहाल ख़तरे वाली बात जो है, फिलहाल ख़तरे वाली बात अगर आप इन मानों में कहते हैं कि अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर या बाहर कोई मूव शुरू नहीं करेगी, अगर इनका हाल यही रहा तो फिर इसमें भी जो है ना वो कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हमें जमहूरी अमल है ना, इन्होंने जलसा करना है तो हम क्यों मना करेंगे, करें। मैं तो कह रहा हूँ, मैं 2 कंटेनर तैयार किए, एक दफ़ा नहीं 2, एक इनको मैं खुद तोहफे में देना चाहता हूँ। अब तो मेरे पास कंटेनर बहुत है ना, तो मैं एक दूसरा भी तोहफे में आप दे ही देना उनको, मैं देता हूँ। एक इनको चाहिए जलसा करें बिलावल के सामने, उनको चाहिए जलसा करें, इनको चाहिए जलसा करें। केस तो उन्होंने बनाए हुए, दूसरे केस उन्होंने बनाए, हमारा क्या है, सारे केस इनके ऊपर तो उन्होंने बनाए हुए और सारे केस उन पे इन्होंने बनाए हुए। बात ये है कि सानू की बात ये है कि जो केसेस बनाए हुए हैं वो केसेस जो हैं वो एक ही दौर में बने हैं, इनके लोगों के खिलाफ भी, हमारे खिलाफ सर अभी बने, तो हमारे खिलाफ जो है वो तो गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके ऊपर एक्शन हो रहा है, इनके खिलाफ जो वो कहाँ है केसेस, वो क्यों सारे जो है वो दबा लिए गए? वो लोग जिनकी करप्शन की गजब कहानियों के ऊपर पीपल्स पार्टी को जो है वो यहाँ उसका सफाया हुआ पंजाब से, वो सारे के सारे चोर, सारे डाकू इनके साथ हैं, उनके केस किधर हैं जी? मेरी बात जरा उनको थोड़ी तंबुल से सुन ले, मेरी बात तंबुल से सुन ले। मैं पुराने केसेस की बात ही नहीं कर रहा। ये नैप का चेयरमैन किसने लगाया अभी जो बैठा है? जिसने भी लगाया हो, नहीं किसने लगाया? हमें भी रात में लगाया उधर ही है ना। अच्छा, अभी ये केसेस जो शुरू हुए हैं ये हमारी हुकूमत थी, ये जरदारी साहब वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के जिन मिनिस्टर्स के अजब करप्शन की गजब कहानियां सुनाई गई, वो सारे के सारे एलिजेडली करप्ट मिनिस्टर आपकी पार्टी में चले गए। बता दें नाम आप बताएं। नहीं ना, नाम सर करप्ट आप कह रहे हैं, उनका डाकू मैं तो कह रहा हूँ, आप नाम लें। उनके जुबैदा जलाल हो गई, जुबैदा जलाल करप्ट है, उनके रेफरेंस सारे रेफरेंस जो है वहां पे उनको वो क्यों नहीं निकल रहे? इलेक्शन नहीं जीत सके, इलेक्टेबल थे ना वो सर। इन्होंने कहा वुज़रा बना दिए, मैं तो कह रहा हूँ नाम दे। वुज़रा में भी है भाई, वो कुछ डाकू कौन है? मुर्जा आप सब कराची में बैठे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं जी? आज स्पोक्समैन बना दिया है उनको। जी बताएं। हाँ, मैं 2 बातें करना चाह रहा था मीर साहब। आज स्पोक्समैन बना दिया है। नदीम अफजल चंद डाकू है? नहीं, नदीम अफजल चंद पे करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं वो लोग जो पीपल्स पार्टी से वाबस्ता थे उनको आप एडजस्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूं मीर साहब, इनकी वफाकी काबीना की लिस्ट आप निकाल लीजिए। सुने क्या कह रहे हैं? जी अली साहब सर, मीर साहब 24 वफाकी वजीर हैं, उन 24 में से 14 ऐसे वुज़रा हैं जो कि या तो परवेज मुशर्रफ दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में या मियां नवाज शरीफ के दौर में वफाकी वजीर हैं। तो इनकी 60% काबीना तो उन लोगों के ऊपर मुश्तमिल है जो कि माजी में हुकूमतों का हिस्सा रहे। ये कैसी तब्दीली की बात करते हैं। दूसरी मैं गुजारिश ये कर रहा था कि किसी भी ऑपोजिशन जमात के इंटरेस्ट में नहीं है कि खान साहब की गवर्नमेंट अभी डिसलॉज हो। ये जितना हुकूमत करेंगे उतना एक्सपोज होंगे पाकिस्तान की आवाम के सामने कि कितने क्लूलेस हैं, कितना इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। तो मैं समझता हूं 2-4 और महीने गुजरेंगे तो पाकिस्तान की आवाम के सामने ये चीज बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि वो क्लूलेस हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने तो बहुत दिन पहले प्रेडिक्शन कर दी थी कि अनकरीब ये तमाम मजहबी जमातें, लिबरल जमातें, सेकुलर जमातें इकट्ठी होने वाली हैं, और वो आज इकट्ठी हो गई हैं। तो उनको तो क्लू पहले से मिला हुआ था। उन्हें पता था कि जो मैं कर रहा हूँ या जो हम कर रहे हैं उसका नतीजा यही निकलेगा। नहीं खान साहब
वो बिल्कुल ठीक कह रहे नहीं, हैं, खान मैं साहब एग्री को कर रहा हूँ अपनी माशाल्लाह उनसे। पेशेंट अली जैदी राना सनाउल्लाह खान से साहब- एग्री कर रहा है। अच्छा, आपके शो में इमरान खान को ये इमरान पता था खान साहब प्राइम कि मिनिस्टर मैं को पता जो था कर रहा हूं, कि मैं जब मैं समझता हूं पकड़ूंगा जिस सारे तरह से- करप्टों को तो उन्होंने जिस इकट्ठे तरह होना से है। जो है इमरान खान ने पकड़ा है, नैब ने नहीं पकड़ा। नहीं नहीं नहीं, साहब। देखिए मेरी बात, ये बनवा हमने लें। जब हाथ उठा लिया ना, जो हम एनआरओ की बात करते हैं चलो ना, ये बात मान लें आप। मैं तो मान रहा हूँ। हाँ। जब हमने उठा लिया ना, हमने कहा कि हमारे पास नहीं आओ, डोंट कम एंड आस्क, डू योर जॉब। अगर किसी ने करप्शन की पकड़े, हमसे क्या पूछे? जी मुर्जा साहब, अपनी हमने बात मुकम्मल एनआरओ नहीं करें। दिया इनको, मुर्जा साहब बात मुकम्मल करें। तो ये होना ही था। मैं कह रहा हूं वजीर आजम साहब जो माशाल्लाह पेशन गोई की आप बात कर रहे थे, तो उसके बेसिस पे मैं समझता हूं उनको वजीर आजम नहीं होना चाहिए, वो फाल शाल निकालना शुरू कर दें, शायद बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। ये वाली अच्छा गुफ्तगू चले, कर रहे हैं, वो पेशीन गोई मैं करते इसका जवाब हैं दूं? और मंजूर वसान साहब को ख्वाब नजर आ जाता है, उनके ख्वाब भी सही साबित हो जाते हैं। कोई ख्वाब देखता है, कोई फाल निकालता है, कोई पशीन गोई करता है, किसी के पास सितारों का इल्म है, किसी के पास इल्म नजूम है, किसी के पास कोई और है, वो गैब की खबर दे देता है। तो आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मुकदमा कत्ल का फैसला सुनाया गया था, तो उस वक्त उस अदालत ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के जो बैंक अकाउंट्स थे वो मुंजमद कर दिए थे, उनकी जायदाद को भी जब्त करने का हुक्म दिया था। लेकिन आज FIA ने अदालत को बताया है कि साबिक सदर और इस केस के इश्तिहारी मुलज़म परवेज़ मुशर्रफ साहब के जो 2 बैंक अकाउंट फ्रीज थे, यानी कि मुंजमद थे, उनमें से रकम निकलवाई जा रही है। और 2 बैंक जो है, अदालत ने पूछा कि ये 2 बैंकों के मुंजमद अकाउंट्स में से रकम किसने और कैसे निकलवाई, तो बताया गया कि SHO थाना FIA को जो है कहा गया कि आप बताएं कि ये किस तरह निकाली गई रकम, और मुलज़म परवेज़ मुशर्रफ की जो दीगर प्रॉपर्टी है उसके अकाउंट्स की फहरिस्त भी तलब की गई है। तो याद रहे कि इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है, इसने 31 अगस्त 2017 को बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए जायदाद की कुर्की का हुक्म दिया था। अब ये मामला तो FIA का है, लेकिन आप देखें कि इस मुल्क में और भी बहुत से लोग हैं, उनके बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हनीफ अब्बासी साहब के बैंक अकाउंट्स काफ़ी अरसे से मुंजमद हैं और उसका जिक्र भी कई दफ़ा मीडिया में हो चुका है, लेकिन उनके बैंक अकाउंट से कोई रकम निकलवाने की जरूरत नहीं करता। मुशर्रफ साहब ने अपने फ्रीज्ड अकाउंट्स में से रकम निकलवा ली। अली जैदी साहब, मुशर्रफ के लिए कानून कुछ और है, हनीफ अगर अब्बासी ये हो के रहा लिए है तो कुछ गलत और हो रहा है। गलत हो रहा है ना? गलत हो रहा है ना? 100%। आई डिड नॉट नो, मुझे अभी आपने बताया, मैं पूछूंगा सुबह शरियार आफजी साहब। पूछेंगे बिल्कुल 100% पूछूंगा। अच्छा, तो राना अगर ये सनाउल्लाह हो रहा है साहब- तो बहुत गलत है। राना सनाउल्लाह साहब, ये क्यों इस तरह, ये क्या आप ये नहीं समझते, आप वजीर कानून रहे हैं, इस तरह अगर अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी होती है तो इसकी क्या सज़ा है? देखिए, इसकी सज़ा जो है वो तो बिल्कुल मुतलका जो बैंक के मैनेजर हैं, जो उनके अथॉरिटीज़ हैं, उनको होनी चाहिए। लेकिन दरअसल मामला ये है कि वो जो बालादस्ती वाली वो नहीं है, और वो कहते हैं लो। हाँ, नहीं तो इनको पता चल जाएगा, इनको पता चल जाएगा। अच्छा, और जो कुछ कुव्वतें जो हैं वो इस चीज़ से बालातर हैं और उनकी मर्जी से मुशर्रफ तो कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट, पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह है, तो वो तो अब उसके तो बस सिर्फ अगर इतनी ही बात है, अगर ये बात इतनी ही सिंपल है कि परवेज़ मुशर्रफ जो है वो बस एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह है या वो एक रिटायर्ड सदर है, तो फिर उसके साथ ये सलूक क्यों हुआ है? इस सलूक के होने के पसे पर्दा क्या अवामल है? मुल्क से बाहर कैसे गया था वो? बिल्कुल कैसे गया वो? किसकी हुकूमत में गया था? वो जिसकी भी हुकूमत में गया, कैसे गया? बात ठीक है, वो ठीक है ना। बात ये है कि आपकी हुकूमत में गया था। बात ये है कि फिर उसको नहीं रोका जा सका ना। क्यों नहीं रोका जा सका? ठीक है, अच्छा नहीं रोका जा सका, ये भी सबको मालूम है। अच्छा मुर्जा बाब साहब, मेरे पास वक्त कम है, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में बैठे हुए हैं, तो कराची में पिछले कुछ अरसे से जो अमन अमान की सूरत हाल है उसमें ख़राबी के आसार नज़र आ रहे हैं। तो आप क्योंकि सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कराची में जो वाक़यात हैं ये इस तरह के क्यों हो रहे हैं? आप साहब, मुख्तसर सवाल मेरा ये है कि क्या कराची के जो ये वाक़यात हैं इनसे ये इशारा नहीं मिल रहा कि फ़ौजी अदालतों की अभी भी ज़रूरत है? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि पिछले 2-2.5 माह के अंदर कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में एक ये ख़राबी आई है,
लेकिन जो अच्छी मुस्बत चीज़ है वो ये कि सिंध गवर्नमेंट ने उस इशू का कॉग्निजेंस लिया हुआ है। हम मुतहर्रिक हैं, हम सिंध पुलिस, रेंजर्स और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ हर वो कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं जिसके साथ हम कराची को एक देरपा अमन दे सकें, जो कि माजी में आपने देखा कि कराची टारगेटेड ऑपरेशन के बाद सूबा सिंध के अंदर आया था। तो मैं समझता हूँ बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा आप साहब, अली जादी साहब आपका भी शुक्रिया करेगी और राना सनाउल्लाह साहब आपका भी शुक्रिया। और ये है कि जो फौजी अदालतों का मसला है ये बड़ा अहम इशू है, इस पे हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत भी होगी, लेकिन अपोजिशन जमातों को इस पे एक बहुत ही वाज़ेह और बहुत साफ किस्म का मौक़िफ़ लेके सामने आना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।